जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता ब्रिगेड पार्टी में। अभी अग्निपथ के विरोध में जो रैली का आगाज़ था वो बहरोड पहुंच चुका है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी वहां गए और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आप ये देखिए, बॉलीवुड तक को पेंशन दी जा रही है। इस देश की विडम्बना है जिसकी खुद की संपत्ति 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, मतलब इतनी ज़्यादा है, उसको पेंशन की क्या ज़रूरत है। वेस्टेज ऑफ मनी बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। नेताओं को पेंशन दी जा रही है, किस रूप में दी रही है, 8-8, 10-10 दी जा रही है। वो क्राइटेरिया क्लोज करने की बजाय गवर्नमेंट देश की सेना की पेंशन पे नज़र रहती हैं। आप ये देखिए, जो रक्षा बजट अलॉट होता है उसका 50% ये बोलते हैं, लेकिन उसमें सिविलियन जो एम्प्लॉय हैं उनकी पेंशन पे ये हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कहाँ कहाँ पता नहीं जान पहचान रहती है। हर बंदे का वो होता है। सैनिक वर्ग के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि सेना एक अकेले सैनिकों के ऊपर नहीं है। सैनिक तो सबसे फ्रंट में रहते हैं, ये बात सही है। युद्ध लड़े जाते हैं, सबसे ज़्यादा वो हताहत होते हैं और मेडल किसको मिलते हैं आपको सबको पता है। ठीक है, 1947 से देख लीजिए। आजकल हम लोग जैसे आवाज़ उठाने लगे तो ओवर लेवल को भी मेडल मिलने लगे। अदरवाइज़ आप डाटा उठा के देख लीजिए आर्मी हेडक्वार्टर का, किसको कितना पेंशन मिलता है। और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाला जवान होता है, उनके ऊपर ये गाज गिराते रहते हैं। अधिकारी गण हो गया या उन चीज़ों के ऊपर ये लोग कभी मतलब ये नहीं करेंगे। हालांकि आप ये देखिए, जो एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन होती है लगभग बराबर होती है। एक जो फौज में इनरोल्ड क्लर्क होता है, मैं क्लर्क से इनरोल्ड हूँ, तो हमारा परसेंटेज और उनका एनडीए में लास्ट बाद में 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन कर देते हैं। अदरवाइज़ वो हम लोग के जितने परसेंटेज पे इनरोल्ड होते हैं, लेकिन हमारे और उनके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलो ठीक है, मैं नहीं बोलता भाई उनकी क्वालिटी है अफसर बनना या ना बनना, लेकिन उसके बाद आप भेदभाव वाली नीति लगाते हैं। वहाँ आप जितना हो सके मतलब नीचा दबाया जाता है। उसके लिए घटनाएं देख रहे हो आप डेली बेस पे। आत्महत्याएं देख लो, डाटा देख लो, सहायक प्रथा देख लो, जिसका आप रविंद्र फौजी के चैनल पे देख चुके हो बहुत ज़्यादा। रविंद्र फौजी जी मतलब कई सालों से इन सब चीज़ों पे सहयोग कर रहे हैं और आज एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ चुका है। और जवान और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है देश में। ये हमारे देश को कमज़ोर करने के चक्कर में लगे हुए हैं। देश की सेना को कमज़ोर करने का अर्थ है देश की रक्षा सुरक्षा से खिलवाड़। आंतरिक शक्तियों से बहुत ज़्यादा खतरा है, बाहरी से ज़्यादा। और ये तुच्छ राजनीति हमारे देश को बर्बाद करती जा रही है। तुष्टीकरण इस हद तक जा चुका है कि आप कल की मेरी खबर देखी होगी आपने, AWS फ्लैट दिए जा रहे रोहिंग्या को। अरे रोहिंग्या को 56 देश जो इस्लामिक देश है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे भाई। आप हमारे देश को क्या बना रखा है आपने, सराय बना रखा है। चलो अभी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी की ओर ले चलते हैं आपको। धन्यवाद। दुखद बात है कि जो हमारी आज की आका है देश के नेता हैं, इनको चुन करके जो भेजते हैं हम की जनता का हित के काम करेंगे, जनता का काम करेंगे, ऐसा है नहीं है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि ऐसी सरकारें, निकम्मी सरकार, इतनी तानाशाही सरकार हम लोगों ने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। मेरी उम्र लगभग 54 साल खत्म हो चुकी है, 55वां साल मेरा चल रहा है। इतनी तानाशाही सरकार मैंने नहीं देखी भाई साहब। क्यों? गरीब के बेटे, सेना में किसका बेटा जाता है साहब? गरीब का। गरीब किसान मजदूर का बेटा जाता है। किसी धन्ना सेठ का बेटा जाता है क्या? सेना में बताइए, किसी धन्ना सेठ का बेटा जाता है? किसी फैक्ट्री मालिक का जाता है? या किसी गद्दार नेता का बेटा जाता है क्या सेना में? अरे साहब, सेना में गरीब किसान मजदूर का बेटा जाता है।
गरीब किसान मजदूर अपने लाल को, अपने बेटों को खिला पिला करके, पाल पोस करके और अच्छे अच्छे संस्कार देकर के देश की सीमाओं की, शर्तों की रक्षा करने भेजता। साहब, इस देश का धरती पुत्र किसान है, धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरता है, और किसान का बेटा देश की सीमाओं की शर्तों की रक्षा करता है। ये दो ये साहब बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, इस तानाशाही सरकार ने पहले जो है किसानों के अहित में कानून लेकर आई, 3 काले कानून लेकर आई। 13 महीने हमारे किसान पिताओं ने, किसान भाइयों ने मैदान में डट करके सरकार का नाक बंद किया नहीं किया? इसी सरकार को लोग बोला जी मोदी मानेगा नहीं, मोदी मानेगा नहीं। अरे मोदी के बाप को भी मानना पड़ा, मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? मोदी को घुटने टेकने पड़े, मोदी को, मोदी जैसे करके। और आज हम मोदी हैं। मोदी साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंचे, ये शिवराज चौहान आपको चुनौती देता है, हिम्मत आओ, सस्तुल बाप की औलाद है, इसको मत करना वापस। अगर तेरी नाक बंद ना कर दे 2024 में, हमारी 2024 में क्या करोगे? नाक बंद कर देंगे। मोदी साहब झोला उठवा देंगे, तो कहते ना मैं झोला खाऊंगा, मैं तो फकीर हूँ, तेरे को फकीर ना बना दे तो हम फौजी नहीं। सही बोलो, गलत बोलो, गलत बोलो। तुम्हारे जैसे गद्दार को अगर फकीरी ना बना दिया तो धिक्कार हमारा फौजी कहलाना। बहुत हो चुका है, तुमको देख लिया, तुम्हारे तो झूठे जुमले छोड़ते छोड़ते। मैं यही कहूंगा कि गरीब किसान मजदूर एक ही नौकरी थी। जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा देते हैं बच्चों को, उनके बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं कि उनकी फीस वो भर सकते हैं, महीने की 20,000। एक गरीब किसान मजदूर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दे करके, उसकी एक नौकरी थी बेल्ट की नौकरी, ठीक है, आर्मी की नौकरी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की नौकरी थी, उसको भी इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया, यानी कि अडानी अंबानी को बेच दिया। ऐसी निकम्मी सरकार, बहुत बड़ी गहरी साजिश है। CISF जो हमारी औद्योगिक इंडस्ट्रीज को जो है सुरक्षा प्रदान करती है, CISF, आपने सुना होगा, अमित शाह के विचार सुने होंगे। अमित शाह ने क्या बोला कि धीरे धीरे CISF को पीछा डालेंगे और कुछ सिक्योरिटी एजेंसी लेके आएंगे, यानी कि अडानी अंबानी को सिक्योरिटी एजेंसी का ठेका दे देंगे, उनके कागज पत्र बना के तैयार कर देंगे, जो पुराने हथियार होते हैं उनको इशू कर देंगे, और जो अग्निवीर आएंगे 4 साल में, तो इनका जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा कि भी रिटायर्ड सैनिक हैं। यानी कि अपने इन बापों को, अडानी अंबानी को मोदी सरकार क्या करेगी, इनको लाइसेंस दे देगी, और ये सब क्या करेंगे, सरकार से 30,000 रुपये 40,000 रुपये ड्रा करेंगे, और जो बेचारे फौजी आएंगे उनको 15,000 में अपना सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे। इससे बढ़िया कोई धंधा ही नहीं है। लाखों लाख इनकी एजेंसी में काम करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड के काम करेंगे जो फौजी आएंगे, ठीक है। ना हल्दी लगे, ना फटकरी रंग चोखा आए, ना तो कच्चा माल खरीदना, ना पक्का माल बेचना, सिक्योरिटी वाला तो धंधा, इससे बढ़िया कोई धंधा ही नहीं है। यानी कि इतनी बुरी स्कीम लेके आ रही है ये बीजेपी सरकार। ऐसी मोदी सरकार को 2024 में सौगंध आपको इस माटी की, सौगंध इस माँ भारती की, और सौगंध है अपने माँ बाप की। इस गद्दार सरकार को 2024 के अंदर वो चुनौती देंगे पूरे हिंदुस्तान में। मोदी सही बोल रहा हूँ, 2024 में मोदी साहब 2024 में मोदी जी तेरी कब्र खोदेगा, पूरा देश खोदेगा। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा देना, हम फौजी हैं। इस शरीर में लास्ट जो कतरा बचा तब तक हम मैदान में कूदे रहेंगे, एक एक व्यक्ति को जगाएंगे। अरे साहब, जिसकी रगों में सच्चा खून होगा वो फौजों की बात जरूर मानेगा, मानेगा नहीं मानेगा? वो होगा इन्हें बाप की औलाद, वो करते रहेगा दलाली। हमें दलालों की जरूरत है, हमें माँ भारती के वीर सपूतों की जरूरत है साहब, क्योंकि अति होती है अति से, अति नहीं चलेगी। जो ये यात्रा चली है, हम 25 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं। मेरी हरियाणा में भी बात हो रखी है, मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में जितनी खाप पंचायतें हैं, श्यामला से लेकर के, क्योंकि मैं वहाँ जाता रहता, वहाँ सारे के सारे तैयार बैठे हैं आपका स्वागत करने के लिए, ठीक है। आप लोगों को घबराना नहीं है। मैं आपके इन चैनलों के माध्यम से इतना जरूर अपने सैनिक भाइयों से अपील करूंगा, जो फौजी भाई हैं, जो भी फौजी भाई मेरी बात आपके चैनलों के माध्यम से सुने, सभी से मेरी विनती है, ये हमारा एक मॉरल ड्यूटी बनती है, हमारा एक दायित्व बनता है। यदि आज इन बच्चों के साथ अन्याय होता है और हम इस लड़ाई में शरीक नहीं होते हैं, तो हम फौजी कहलाने के लायक नहीं है। हम फौजी हैं, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और पूरी जवानी देश की सीमाओं पर न्यौछावर करके आए। तो आज इन बच्चों के लिए, इनके पेट पर जो लात लगी है, इनके लिए हमें लड़ना होगा, हमें आगे आना होगा, जैसे रविंद्र भाई आ रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि इतिहास लिखा जाएगा,
इस इतिहास के अंदर कौन तो इनके साथदार, कौन जो है सरकार के पक्षदार। सत्ता पक्ष का हमेशा, सत्ता पक्ष का कौन साथ देता है? दलाल। इस देश में कुछ मुट्ठी में जो है अंग्रेज आए थे, मुट्ठी में 200 के आसपास आए थे, लेकिन कुछ बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता, कुछ हिंदुस्तानी थे जो दूषित खून की औलाद थी, और उन दलालों ने उन अंग्रेजों को, अपने बापों को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। तो आज भी क्योंकि दलाल क्लास 1 इतनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रमोशन भी रुक जाता है उस क्लास 1 किए बिना, मैपीडिंग क्लास किए बिना उसका प्रमोशन नहीं होता। हवलदार का हवलदार आ जाएगा अगर क्लास 1 मैपीडिंग नहीं करी तो यानी कि मैपीडिंग क्लास की इंपॉर्टेंस है। तो मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोलो? यानी कि मैपीडिंग क्लास काम आती है, आदमी का नॉर्थ गुम हो जाता है। अब यहाँ तो बोर्ड पे निशान लगा जी, ये बहरोड को जा रहा है, ये कोटपुटी को जा रहा है, ये फलानी जगह जा रहा है, ऐसा है ना कि, लेकिन वहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा होता, वहाँ तो जंगल ही जंगल होता है, नो मैन लैंड होती है। नो मैन लैंड के अंदर आदमी को पोजीशन कैसे निकालेगा कि पाकिस्तान इधर को है या इधर को है या इधर को है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो अगर उसको पोजीशन निकालनी तो मैप और कंपास के माध्यम से, उसकी सहायता से हम अपनी पोजीशन निकालते हैं। मैप रीडिंग का वहाँ काम आता है, लड़ाई में काम आता है। तो अगर किसी 3 साल के बच्चे को 3.5 साल नौकरी हुई, कैसी पोजीशन निकालेगा? अरे गोला दागना होगा पाकिस्तान पे, और गोला दागेगा हिंदुस्तान पे। कहाँ दागेगा? गोला दागना होगा पाकिस्तान पे, और गोला कहाँ दागेगा? हिंदुस्तान पे। इतनी निकम्मी सरकार। और वो तो हमारे देश के जितने भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों की माएँ, जितने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं तीनों के, चाहे नेवल वाले हों, चाहे आर्मी वाले हों, चाहे एयरफोर्स वाले हों, आप लोगों की माँ भी रो रही होगी कि कैसे दलालों को पैदा किया हम अपने पेट से। हिंदुस्तान के इतिहास के पहले गद्दार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पैदा हुए हैं। और जनरल वीके सिंह साहब, आप 6 महीने के लिए नौकरी बढ़ाने के लिए आप कोर्ट चले गए, और आप इस आर्मी अग्निपथ योजना को सही ठहरा रहे। आप एक राजपूत होकर के कलंकित जो है जनरल साबित हुए हैं। पूरा देश कदापि माफ नहीं करेगा आप जैसे गद्दार जनरल को। मैं इसलिए कहूंगा कि जितने भी भाई हैं, इस माँ भारती के सच्चे वीर सपूत हैं, इस अग्निपथ योजना का पुरजोर तरीके से विरोध करें और इन बच्चों को न्याय दिलाएं, देश को न्याय दिलाएं, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि लड़ाई कारगिल वार हुआ, कारगिल की लड़ाई के अंदर जो नौजवान बच्चे गए थे, जिनको अनुभव नहीं था, अभ्यास नहीं था लड़ाइयों का, उन्हीं की ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। जो पुराने सिपाही थे या पुराने जितने थे, वो उसमें कैजुअलिटी बहुत कम हुई। इसलिए लड़ाई के अंदर अभ्यास, अनुभव की जरूरत होती है। बिना अनुभव के लड़ाई नहीं लड़ सकता। 3-3.5 साल नौकरी वाला, हमारी नौकरी रही है 3-3.5 साल। हमें अच्छे से याद है, जब पठानकोट बॉर्डर के आसपास गुरदासपुर बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर बहुत सारा इलाका, मंगू तक, टिक्कू तक, लस्सियाँ, तिगड़ी, उस सारे इलाके में हमने वहाँ पर एक्सरसाइज करी है। वहाँ पर हमें ज्ञान ही नहीं था। जब 3-3.5 साल नौकरी थी, हमें याद है, हम हवलदार के पीछे लाइन लगा के सिंगल फाइल फॉर्मेशन पर चलते रहते थे। वो कहाँ लेके जाते हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि नए जवान को 3-3.5 साल की नौकरी वाले का माइंड विकसित नहीं होता है, वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। कई बार तो अगर तो राइफल होती है, फायर करते करते वो जो ब्लॉक हो जाती है, तो उसको भी हम नहीं कर पाते। कई बार वो हवलदार होता है, सीनियर हवलदार होते हैं, वही आकर के उसको जो है उसके जो हिच पड़ जाती है, उसको हिच को निकालते हैं। यानी कि एक जो नौजवान बच्चा 3-3.5 साल की नौकरी वाला, वो क्या लड़ाई लड़ेगा? तो कुल मिला के बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, इस निकम्मी सरकार ने ये सजेस्ट की। यही सरकार थी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी कीड़े पर के, क्योंकि उसने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की जो है पेंशन बंद करी थी। और आज ये निकम्मी सरकार आर्मी की पेंशन का वजन नहीं। धन्यवाद दोस्तों, जैसा आपने विचार सुना रविंद्र फौजी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। ये अग्निपथ योजना सेना को बिल्कुल गुलाम बना देगी। और आप एक साथ देखिए, हमारी सेना में हमारे साथ रहे हुए बंदों से अभी भी बात होती है। एक तरफ तो 4 साल नौकरी कर दी, ऊपर से डिस्चार्ज की जो परसेंटेज है वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हर सेंटर को और आर्मी हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिख के बोला, भाई कोई भी प्रीमेच्योर डिस्चार्ज नहीं ले सकता। 0.023% का उन्होंने समथिंग बोला है। एक तरफ आप ये कर रहे हो और 60,000 जिनको जाना है, प्रीमेच्योर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो
रेगुलर बेसिस पे 60,000 बंदे जो हर साल जाते हैं, उससे आप ओवरऑल लगाइए आने वाले 2030 या 32 तक हमारी सेना आधी हो जाएगी। और ट्रेंड मैन पावर और अनट्रेंड मैन पावर का अंतर सब जानते हैं। और जो बंदा एक्सीलेंट लेके हर क्राइटेरिया को पार करके भर्ती हुआ है, तो वो 4 साल में मेरे हिसाब से तो अनफिट नहीं होगा। भगवान ना करे किसी के साथ कोई हादसा ही हो गया तो अलग बात हो जाती है, अदरवाइज़ तो कोई मतलब नहीं, क्राइटेरिया कोई नहीं है भाई निकालने का उनको। इससे भ्रष्टाचार को और ज़्यादा सेना में भ्रष्टाचार आएगा, जो कि आज तक सेना बची हुई भ्रष्टाचार से। उसमें है अधिकारी गण करते, लेकिन जवान को अपनी नौकरी बचाने के लिए वो 12 लाख भी देगा, एज वेल एज वो काम करेगा जो भाई मैं बता नहीं सकता। चड्डी बनियान तक धोने के लिए उनको मजबूर किया जाएगा, और तो आप छोड़ दो भाई। ये वर्डिंग मतलब हमें भी बोलने में थोड़ा शर्म आता है, हम सेना में देखे हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ होता है ऐसा जो भाई नहीं बताया जाता। लेकिन बहुत ज़्यादा सहायक प्रथा में बहुत मेंटली टॉर्चर किया जाता है बंदों को, गुलाम बना दिया जाएगा भाई उनको, मेरे अनुसार तो। और इससे तो बेहतरीन मैं आपको बोलता हूँ भाई, मत करो खिलवाड़ा। हर आदमी बोलता बोला यार किसी ने आर्मी में बुलाया क्यों जाते हैं भाई। इस देश की विडंबना, आप कुछ भी बोलते रहिए, इस देश में आज भी 20 करोड़ आदमी भूखे सो रहे हैं। तो भाई आप सेना की नौकरी देना चाहोगे, वो 25% बेचारे जो हर 25% के भरोसे पे हर आदमी जा रहा है, भूखे जब 20 करोड़ बंदे सो रहे हैं तो आप हालत सोच लीजिए। और हमारा देश ने धर्म संस्कृति इनका सत्यानाश कर दिया इन नेताओं ने। बड़ी बड़ी कैम्ब्रिज वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ गीता पढ़ाई जाती है। हमारी संस्कृति से हमारी जनता को दूर किया जा रहा है। आप 1947 का डाटा उठा के देख लीजिए, $1 और ₹1 बराबर था। मात्र 1% आदमी इंग्लिश जानते थे उस टाइम, और ये हमारे ऊपर थोप दिया गया इंग्लिश। जहाँ BUT बट होता है और PUT पुट होता है, CHOPRA चोपड़ा होता है, लेकिन CHEMISTRY केमिस्ट्री की जगह होता है। ये सब भाई हम लोग की संस्कृति को विलुप्त करते जा रही है नेतागण। कृपया करके इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और हमारी जनता ब्रिगेड पार्टी फौजियों की पार्टी, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो, और देश के भावी भविष्य में जो हम सोच रहे हो भगवान ना करे वो हो, आपके आने वाली पीढ़ी आपको ना कोसे। इसके लिए कृपया करके हमारी पार्टी से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े। और देश के पुराने जितने हमारे भाइयों ने बलिदान दिए, उन बलिदानों को व्यर्थ ना जाने के लिए आज हम लोगों को फौजियों को पार्टी बनानी पड़ी। क्योंकि जो जितने नेता हैं, ये लोग झूठे वादे कर कर के देश को खोखला किए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कृपया करके अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।